स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 1 क्लास 9th का, जो कि साइंस के चैप्टर 5 के नाम से जाना आता है, और उसे हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक यूनिट एक जीवन का क्या है, वो है सेल। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि सेल कहाँ मिला था। सेल सबसे पहले एक स्लाइस ऑफ कार्क, मतलब एक कॉर्क नाम का ट्रे होता है, पेड़ की छाल जो होती है, उसमें हमारा पहला सेल देखा गया था। अब उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल, मतलब सेल को किसने खोजा था। सेल को रॉबर्ट हुक ने खोजा था। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को खोजा था। कब खोजा था? 1665 में। सेल सेल मतलब होता क्या है? सेल का नाम है एक छोटा रूम। ये कहाँ से लिया गया? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड है सेल, उसका मतलब होता है छोटा रूम। ठीक है। अब ये जो रॉबर्ट हुक थे वो कौन सा सेल डिस्कवर किए? तो डेड सेल थी, मतलब वो मरी हुई सेल थी, जीवित सेल नहीं थी। उसके बाद एटॉन वॉन लीवेनहॉक आते हैं 1674 में। उन्होंने पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया, मतलब फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया एटॉन वॉन लीवेनहॉक ने। और डेड सेल को रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में। जो ये सेल का डिस्कवरी हुआ था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, उस समय क्या थे, जो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो लाइटेस्ट माइक्रोस्कोप्स हैं, वो सब नहीं डिस्कवर हुए थे। तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो था उसे यूज़ करके इसका डिस्कवरी हुआ था सेल का। उसके बाद सेल के कई सारे पार्ट्स हैं, उन सब में जैसे कि न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लाज्म है। तो इन सब की डिस्कवरी कौन किया था? जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। कब किया था? 1831 में। इसके बाद तुम्हारा आता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है जो सेल के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, लिक्विड फ्लूइड पाया जाता है। वो क्या होता है? ये सब जो फ्लूइड पाया जा रहा है वो सब क्या है? साइटोप्लाज्म। मान लो ये सेल है तुम्हारा, उसके अंदर जो तुम्हारा ये सब लिक्विड है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म। और जो ये बीच का सेंटर पार्ट है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। उसकी समझ होता था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक। उसके बाद आती है सेल थ्योरी। सेल के बारे में कुछ थ्योरी दी गई हैं, जिसको किसने दिया था? सेल्डेन एंड श्वान ने। सेल्डेन 1838 में दिए थे, और श्वान मतलब 1839 में दिए थे। और इसी सेल थ्योरी को एक्सपेंड किसने किया था? ये वर्चो नाम के एक साइंटिस्ट थे, वर्चो, जिसको 1855 में उसी सेल थ्योरी को क्या किया, थोड़ा एक्सप्लेन और बढ़ा दिए। उसके बाद अब आता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डिस्कवरी कब हुआ था? मतलब ये कुछ ज़्यादा स्पेशल था उन सब बेसिक माइक्रोस्कोप से। इसका डिस्कवरी हुआ था 1940 में। ठीक। अब देखो सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब कि जो जानवर या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो केवल एक सेल से बने हैं, जैसे कि तुम्हारा अमीबा, क्लाइमोडोनास, प्राइमेशियम एंड बैक्टीरिया। ये सब क्या है? यूनिसेलुलर, मतलब केवल एक सेल द्वारा बने हैं, इसमें एक से ज़्यादा सेल नहीं है। उसके बाद अब देखो, जो अलग अलग सेल्स हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल बॉडी में, वो अलग अलग टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ना। सेल्स सेल के अंदर बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनलीज ना। द सेल इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल किसके मिलके बना होता है? मतलब सेल के पार्ट्स क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब तुमसे एक चीज़ पूछा जा सकता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटा लिविंग सेल कौन सा है? तो उसे बोलते हैं माइकोप्लाज्म, माइक्रोप्लाज्म, या फिर उसको क्या बोलते हैं? पीपी एल्लो। माइक्रोप्लाज्म क्या है? एक बैक्टीरिया है। और वहीं अगर तुमसे पूछ लेता है कि सबसे लार्जेस्ट लिविंग सेल क्या है, तो तुम बोलोगे एन ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का अंडा जो है वो सबसे बड़ा लिविंग सेल है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक पार्ट है सेल ऑर्गेनेल्स में आता है ये। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर कवरिंग होता है। आउटर मतलब सेल जो है तुम्हारा, जो सेल अभी हम लोगों ने देखा है, जिसकी जो इसकी आउटर कवरिंग है, ये जो बाहर का एक लेयर बना है तुम्हारा, ये बाहर का आउटर कवरिंग, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। इट इज़ सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग वाला एक वो है, लेयर है, जिससे केवल कुछ ही पार्टिकल्स अंदर या फिर बाहर जा सकते हैं, किसी सेल के अंदर आ सकते हैं या फिर किसी सेल से बाहर जा सकते हैं। इसी का मतलब होता है परमिएबल, मतलब अंदर बाहर जाने की क्या लेनी पड़ेगी? सेल के अकॉर्डिंग, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग ही जा सकता है। कोई चीज़ अपने आप बाहर नहीं जा सकता, अपने आप अंदर नहीं आ सकता। जो चीज़ ये अलाउ करेगा जाने के लिए या फिर आने के लिए, वही चीज़ आ सकता है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसने खोजा था? सिंगर और निकोलसन ने। कब? 1972 में। ग्रुप डे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमेशा आता रहता है। ठीक।
द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? जो लिक्विड चीज़ है तुम्हारे सेल के अंदर, वो सेल से बाहर जब आ जा रही है तो उसे क्या बोलेंगे? मतलब कि सेल के अंदर कोई भी लिक्विड चीज़ आ रहा है, फिर कोई चीज़ लिक्विड चीज़ बाहर जा रहा है हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में, तो वो क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस। हाई कंसनट्रेशन मतलब कि जहाँ ज़्यादा भीड़ है, और लो कंसनट्रेशन मतलब जहाँ कम भीड़ है, ये समझ सकते हो। तो मतलब हाई कंसनट्रेशन में सॉल्यूट का पार्टिकल ज़्यादा होगा और लो कंसनट्रेशन में सॉल्यूट का पार्टिकल कम होगा, तो लोग वहाँ ज़्यादा जाना प्रेफर करेंगे। अब उसके बाद तुम्हारे पास तीन चीज आते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है? जो सेल होती है वो तुम्हारी क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है। श्रिंक मतलब क्या होती है? सिकुड़ जाती है। मतलब कि हाइपरटोनिक में समझो, हाइपर मतलब गुस्सा होना, जब गुस्सा होगी तुम्हारी एनर्जी क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। मतलब कि एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस मतलब जो चीज़ें हैं अंदर से बाहर की तरफ जा रही हैं। आइसोटोनिक में कोई कोई चीज़ नहीं होता, ना अंदर कोई चीज़ आता है ना कोई बाहर जाता है, मतलब जाते आते हैं तो वो दोनों बराबर हो जाते हैं। उसके बाद हाइपोटोनिक आता है। हाइपोटोनिक में तुम्हारे क्या होता है? सेल के अंदर इंडो ऑस्मोसिस होता है, मतलब कि इसके बाहर से चीज़ें लिक्विड पार्टिकल्स अंदर आते हैं, तो सेल क्या हो जाती है? फूल जाती है। कोई भी चीज़, जैसे कि तुम गुब्बारा में अगर पानी भरोगे तो गुब्बारा क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। और हाइपरटोनिक में गुब्बारा को ऐसे दबाओगे, प्रेशर दोगे तो सब पानी बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक। अब उसके बाद तुम्हारा आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो किससे बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है? आउटर कवरिंग होता है। अभी कोई पूछ ले कि वो किससे बना होता है, तो क्या बताओगे? लिपिड और प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन के द्वारा तुम्हारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। ये लिपिड्स कैसे होते हैं? फास्फोलिपिड्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जो बता रहा हूँ इतने को अगर अच्छे से करके जाओगे तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन ग्रुप डी या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बाहर नहीं जा सकता, या फिर ये सीबीएसई वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर वो लोग खुद से बना के आंसर लिख देंगे तो। देखो, इंडोसाइटोसिस। देखो, टेकिंग फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय अमीबा। मतलब इंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें अमीबा क्या करता है? बाहर से, मतलब वातावरण से कुछ भी फूड अपने अंदर एक्वायर करके उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से जो खाना वो कवर कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं? इंडोसाइटोसिस। वो एक प्रोसेस है। अब देखो, सेल वाल क्या है? एक एक पार्ट है किसका? एक सेल का। ये सेल वाल किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट में। इसका मेन इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि सेल वाल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बताओगे ओनली प्लांट में, क्योंकि ये एनिमल में नहीं पाया जाता है। ये कैसा होता है? बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, और ये सबसे आउटर मोस्ट होता है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर ही होता है तुम्हारा क्या? सेल वाल। किससे बना होता है? ये सेलुलोज से। और ये क्या होता है? नॉन लिविंग, इसीलिए क्योंकि ये रिजिड होता है और मुड़ नहीं सकता है। इसमें पाया जाता है केवल प्लांट में, याद रखना है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। अब उसमें बात है प्लाज्मोलिसिस। मतलब कि जो प्लाज्मोलिसिस होता है, जब तुम्हारा मतलब जो सेल वाल तुम्हारा यहाँ पे ऐसे ऐसे बना है, मान लो इसी सेल का, इसके अंदर तो वो रहेगा ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब वो सिकुड़ के एकदम छोटा हो जाएगा तो वही प्रोसेस क्या होता है? प्लाज्मोलिसिस। न्यूक्लियस। अब देखो, ये क्या है? न्यूक्लियस क्या है? जो सेल के एकदम बीच में पाया जाता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस। इसको अगर हम लोग बड़ा करेंगे तो इसके अंदर डबल लेयर्स होती है। न्यूक्लियस कैसा होता है तुम्हारा? डबल लेयर्ड सेल ऑर्गेनेल होता है तुम्हारा न्यूक्लियर। इसी में तुम्हारा दो दो टर्म और आते हैं, एक पासिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पासिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है भाई? नॉर्मल कि लोअर से हायर, मतलब जहाँ पे तुम्हारा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जब तुम्हारा मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का, तो वो क्या हो जाएगा? पासिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट पासिव का उल्टा हो जाएगा, मतलब लोअर से हायर जाएगा। मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा जगह है, फिर भी हमको घुसना कहाँ है? जहाँ पे कम जगह है। उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? एनर्जी। पीछे से कोई धक्का देगा तभी हम लोग जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। सब बाहर, वहाँ वाले ढकेल के हायर वाले हम लोग को बाहर कर देंगे। कि अगर हम लोग को वो करना है तो एनर्जी चाहिए। किस में होता है ये? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अब देखो, न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस के बारे में हम लोग ने पढ़ा था इधर। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं। क्रोमोसोम्स एक होते हैं जेनेटिक मटेरियल्स, मतलब इसके अंदर तुम्हारे जेनेटिक्स, तुम्हारे बाल, तुम्हारे आँख, तुम्हारे हाइट, ये सब के बारे में जो जानकारी होती है किस में होती है? क्रोमोसोम्स में। और क्रोमोसोम्स किस फॉर्म में पड़े होते हैं? डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए क्या होता है? जेनेटिक, द बेसिक पार्ट ऑफ द जेनेटिक्स, यानी कि मतलब एक इकाई है जिससे हम लोग सब चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं, हमारी आँख, नाक और सबका आकार या फिर कलर या फिर कैसे होंगे ना। क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन। क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन को मिला के ना। देखो, जब तुम्हारा सेल डिवाइड होने को होता है तो क्रोमेटिन किसमें है? जैसे ये सब एक क्रोमेटिन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स, ऐसा 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 कॉम्प्लेक्स
वो स्ट्रक्चर होता है। जब वो उसको डिवाइड होना होता है तो वो एक बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाता है, मतलब अपने को एक अरेंज कर लेता है, ऐसे ऐसे अरेंज करके तब वो डिवाइड करता है, चाहे वो 4 में डिवाइड करे, चाहे 2 में डिवाइड करे, ऐसा। ठीक है, ये सब बन जाता है तुम्हारा। जब कॉम्प्लेक्स में है तो क्रोमेटिन है, और जब क्रोमोसोम बनेगा तो वो एक डीएनए के फॉर्म में बन जाएगा। डीएनए क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर है जो ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा होता है। इसे डीएनए का क्या फुल फॉर्म होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसे याद रखना, बहुत बार इसको पूछ लेता है डायरेक्ट, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है ना। अब देखो न्यूक्लियस, छोड़ो, न्यूक्लियस ही तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है सेलुलर रिप्रोडक्शन, मतलब सेल्स जो डिवाइड होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तुम्हारा क्या है? न्यूक्लियस। और देखो अब तुम्हारे पास दो प्रकार के वो होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर होता ही नहीं, वहाँ पे ना न्यूक्लियर नहीं होता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। जहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लिक एसिड जहाँ पे पड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक पर प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसलिए जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जब पड़े होते हैं उन लोग उस जगह को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड बोल देते हैं। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता नहीं, न्यूक्लियस क्या, एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। बट इन द प्रोकैरियोटिक उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता ही नहीं है, लेकिन जहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? उस जगह को न्यूक्लियाइड बोल देते हैं। ठीक। अब देखो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है? साइटोप्लाज्म में क्या है? द फ्लूइड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स वेरियस सेल ऑर्गेनेल। साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड के बारे में अभी मैंने बात किया था कि क्या होता है, तो वही होता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कुछ नहीं है, बस जो सब लिक्विड सेल के अंदर भरा है वही सब क्या है? तुम्हारा साइटोप्लाज्म। इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। देखो सेल ऑर्गेनिजल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, पर किस में नहीं प्रेजेंट होते हैं? प्रोकैरियोटिक में नहीं प्रेजेंट होते। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस व्यूक्लियस सब पड़े होते हैं, पर प्रोकैरियोटिक में कोई भी सेल ऑर्गेनेलिस नहीं होता है। एक दूसरी सेल ऑर्गेनेलिस है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को ईआर बोल देते हैं ना। देखो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर दो प्रकार होते हैं, एक एसईआर और दूसरा आरईआर। आरईआर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और एसईआर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में क्या होता है? कोई भी राइबोसोम उसके सरफेस पे नहीं प्रेजेंट होता, मतलब ये तुम्हारा अगर न्यूक्लियस है इसके बाहर तुम्हारा वो लगा है ना, क्या, इन ईआर, ये तुम्हारा ईआर है, तो इसके बाहर जब तुम्हारा ये राइबोसोम अगर प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा? रफ सरफेस बना ले रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? रफ आर बन जाएगा, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। बट अगर तुम्हारा अगर इस पे अब्सेंट है, अगर तुम्हारा ये है ही नहीं तो क्या बन जाएगा? ये है ही नहीं तो स्मूथ बन जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, मतलब कि नो राइबोसोम इज प्रेजेंट एट द सरफेस, कोई भी सरफेस पे यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है ना। ये क्या? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अटैच विद द न्यूक्लियस, मतलब तुम्हारा अगर न्यूक्लियस है तो इससे अटैच्ड ये सब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उसे क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक। अब देखो राइबोसोम एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम केवल एक ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है ना। प्रोकैरियोटिक और दोनों में इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान सकते हो, क्योंकि ये पूछा जाता है कि ये दोनों में कौन सा सेल ऑर्गेनेलिज पाया जाता है, तुम बताओगे राइबोसोम। ठीक। इसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, मतलब यहाँ पे क्या होता है? जो प्रोटीन बनता है वो किस में बनता है? राइबोसोम में। राइबोसोम में तुम्हारा क्या बनता है? प्रोटीन। और ये भी क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस, मतलब इसके आउटर कवरिंग कोई नहीं होती, ये मतलब ऐसे घूमता रहता है सेल के अंदर। ठीक है। अब उसके बाद आता है, देखो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मतलब बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन जो बनता है उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक। देखो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है, बट उसका कुछ फंक्शन भी होता है। देखो वो क्या करता है? सर्व्स एज द ट्रांसपोर्ट इन द प्रोटीन इनटू साइटोप्लाज्म, मतलब जो साइटोप्लाज्म जो लिक्विड है उसके अंदर जो तुम्हारा प्रोटीन है उसको पहुंचाने का चैनल का काम करता है। मतलब कि जो प्रोटीन है साइटोप्लाज्म मतलब जो सेल के अंदर कैसे पहुंचता है? किसके द्वारा? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के द्वारा। जो राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं वो अंदर सेल के अंदर कैसे पहुंचता है? विद द हेल्प ऑफ
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देखो इंडोऑस्मोसिस मतलब अंदर की तरफ मूवमेंट जब तुम्हारा होगा तो एंडोऑस्मोसिस होगा, मतलब स्वेलिंग हो जाएगी। जब एक्सोऑस्मोसिस मतलब अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट हो जाएगा पार्टिकल्स का, तो वो एक्सोऑस्मोसिस, इससे क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है किसका, पॉइजन का और ड्रग का। क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है किसका, पॉइजन और ड्रग को, किसमें, एनिमल सेल में, ठीक है। अ, अब जो तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलिस है उसके बारे में मैं कुछ मतलब बेसिक बेसिक चीज़ बता देता हूँ, किसमें सिंगल मेम्ब्रेन होता है, किसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, किसमें मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। देखो लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन होता है, वैक्यूल्स में सिंगल मेम्ब्रेन होता है, गोल्गी अपर्चस में सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंगल मेम्ब्रेन होता है, मतलब एक सिंगल कवरिंग होती है, सिंगल लेयर होता है। और डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस में डबल लेयर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेता है, प्लास्टिड में ये सब में क्या होता है, डबल लेयर। तीसरा है मेम्ब्रेन लेस, मतलब इसमें मेम्ब्रेन होता ही नहीं, किसमें नहीं होता है, राइबोसोम में नहीं होता है, सेंट्रोसोम में नहीं होता है, इन सब में क्या नहीं होता है, मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, ठीक। गोल्गी अपर्चस क्या है, एक सेल ऑर्गेनेलिस है, किसमें पाया जाता है, सेल के अंदर पाया जाता है, एनिमल सेल में। गोल्गी अपर्चस को किसने खोजा था, कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी को नोबेल मिला था, कब मिला था, 1906 में। किसके साथ मिला था, सैंटियागो रैमोनी कैजाल, इनके साथ इनको क्या मिल गया था, नोबेल मिल गया था, ठीक। गोल्गी अपर्चस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मतलब एक कटोरी के ऊपर कटोरी, कटोरी के ऊपर कटोरी लाइक स्ट्रक्चर बना होता है गोल्गी अपर्चस का, ठीक, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर। ये किससे कनेक्टेड होता है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी हम लोग पढ़ के आए हैं, उससे तुम्हारा ये गोल्गी अपर्चस कनेक्टेड होता है। वर्क फॉर स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, मतलब ये इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोटीन राइबोसोम तुम्हारा बना रहा है, प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम। जो राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है इसके अंदर आराम से रखाता है, कौन, गोल्गी अपर्चस के अंदर। ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है, ये लाइसोसोम एक ऑर्गेनिज्म अलग है, उसको किससे बनता है, गोल्गी अपर्चस से, ठीक। अब उसके बाद लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, तो लाइसोसोम क्या है, ये एक सुसाइटल बैग है, मतलब इसको सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसको सुसाइटल बैग बोलते हैं, तुम बताओगे, सुसाइटल बैग लाइसोसोम को बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं ना, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं, जो मतलब तुम्हारी सेल्स ख़राब हो गई हैं या फिर डैमेज सेल हो गई हैं, पुरानी सेल हो गई हैं, या फिर कुछ भी बैक्टीरिया अंदर घुस गया है, तो उसको मारने का काम कौन करता है, लाइसोसोम, अपने अंदर लेके उसको पूरा ख़त्म कर देगा, कौन, लाइसोसोम, ठीक। उसके बाद सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा एक और सेल ऑर्गेनेलिस है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एरियाबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, कवर्ड विद द मेम्ब्रेन टू लेयर, मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल है, मतलब ये सेल के अंदर पावर जनरेट करती है, इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलेंगे, तुम बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके अंदर टू लेयरिंग होती है, हम लोग ने पढ़ा था पीछे। द इनर फोल्डेड लेयर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर 80, मतलब जो बाहर वाला है वो कुछ नहीं करता, बट जो इनर जो लेयर है इसके अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया का, वो क्या करता है, इंक्रीज द सरफेस फॉर एटीपी जनरेशन, मतलब एटीपी क्या है, एटीपी है करेंसी है, मतलब इसे समझ लो कि एनर्जी की करेंसी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल्स को। इसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफोस हेल, ये इनसे क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। कोई पूछेगा एनर्जी करेंसी किसे बोलेंगे, तो बोलोगे एटीपी। एटीपी कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। जो इनर मेम्ब्रेन है, जो जगह बढ़ा देती है एटीपी को स्टोरेज के लिए, उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, ठीक। अब उसके बाद आता है तुम्हारा प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड होते हैं ना, कुछ नहीं, जो तुम प्लांट्स देख रहे हो अपने अगल बगल, इन सब के जो कलर्स है वो किसकी वजह से हो रहा है, प्लास्टिड्स की वजह से। ये केवल प्लांट में पाए जाते हैं, ऐसा तो देखा नहीं है ना कि आदमी तुम्हारे रंग बिरंगे होके घूम रहे हैं, सब एक ही कलर के रहते हैं, पर प्लांट्स को देखो कि लाल पीले हरे नीले सब अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं, वो किसके द्वारा होता है, प्लास्टिड्स के द्वारा, ठीक। इसमें पाए जाते हैं ओनली इन प्लांट सेल, मतलब केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलर, मतलब जो भी कलर है, ग्रीन है, रेड है, कुछ भी कलर है, उसके किसके द्वारा होता है, प्लास्टिड। प्लास्टिड के अंदर आता है क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, मतलब तीन पार्ट हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। जो जितने भी ग्रीन कलर हैं वो किसके द्वारा होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के। क्रोमोप्लास्ट मतलब किसकी, क्रोमोप्लास्ट के लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब ग्रीन कलर को छोड़ दो बाकी जितने भी कलर्स हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्रोमोप्लास्ट।
ठीक है। इन लोग के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ल्यूकोप्लास्ट मतलब कि कलरलेस वाइट प्लास्ट, मतलब कि जो जिसमें कोई भी प्लांट में कोई कलर नहीं है या फिर वाइट कलर, वो किससे होता है? ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन, और क्लोरोप्लास्ट ओनली ग्रीन। अब हम लोग लास्ट पार्ट की तरफ आ गए हैं। एक और सेल ऑर्गेनेलिज है, मतलब सेल का पार्ट है। सेल ऑर्गेनेलिज जब भी मैं बोलूँ तो सेल के बहुत ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं सेल के अंदर, वो उन सबको मैं बोल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं वो सब ना, मतलब अपने आंखों से हम लोग नहीं देख सकते बिना माइक्रोस्कोप के हेल्प के। वैक्यूल्स, जो प्लांट का वैक्यूल का साइज होता है वो प्लांट में ज़्यादा होता है और एनिमल में बहुत कम होता है। वैक्यूल क्या होते हैं? कुछ नहीं होते हैं, बस स्टोरेज सैक फॉर लिक्विड और सॉलिड, मतलब जो भी सेल के पार्ट्स हैं लिक्विड या सॉलिड जो स्टोर होंगे वो किस में होंगे? वैक्यूल्स में होंगे। बस सिंपल सा पार्ट, और कुछ नहीं है। ठीक है। अब देखो सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न किसके द्वारा होता है? मेन था मैंने बताया न्यूक्लियस की वजह से। रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, मतलब कि कैसे कैसे तुम्हारे सेल और बढ़ते हैं। सेल मतलब डिवाइड होके 2 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? ठीक, एक सेल से तुम्हारी बॉडी है नहीं, कई करोड़ों कई अरबों से तुम्हारी बॉडी बनी है सेल से, तो कैसे डिवाइड हुए हैं? देखो सेल डिवीज़न का 2 पार्ट है, पहला माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। माइटोसिस को ध्यान दो, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब जब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तुम्हारे डिवाइड होंगे किससे? मदर सेल से टू द डाटर सेल। डाटर सेल मतलब जितने तुम्हारे इतने हैं उतने ही सेल्स तुम्हारे इधर भी डिवाइड होंगे, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि मदर सेल में कितने क्रोमोसोम्स थे? 6 थे, तो जो नया सेल बना है उसमें भी 6 रहेंगे और 6 रहेंगे। ईच नंबर मतलब जितना भी मतलब ओनली 2 न्यू सेल फॉर्म, मतलब 1 से 2 ही फॉर्म होंगे, जैसा नहीं 4 6 फॉर्म हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? मिटोसिस। मिटोसिस में क्या होता है? जितना क्रोमोसोम माँ के सेल में उतने बच्चे वाले में भी रहेगा क्या? क्रोमोसोम। और कितने बनेंगे? 1 से 2 बनेंगे, 4 नहीं बनेंगे। अब उसके बाद मियोसिस हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है? 4 सेल्स बन जाते हैं, मतलब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 डिवाइड होके क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके 4 बन जाएंगे, और क्या बनेगा? हाफ ऑफ द प्लांट सेल, मतलब यहाँ पे अगर तुम्हारा 6 है तो इन सबको कितना कितना मिलेगा? 3 3 मिलेगा, मतलब इधर मदर से डॉटर में हाफ हो जा रहा है, पर इसमें मदर से डॉटर में सेम सेम है। यहाँ पे 2 बन रहा है, यहाँ पे 4 बन रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे सब याद कर लेना। इसे पूरा मतलब एनसीईआरटी का जितना भी बेसिक से लेके हार्ड लेवल हो सकता है सब मैंने इसमें कवर कर दिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये तुम्हारे ग्रुप डी के लिए, अगर तुम इसे पढ़ते हो तो। इसे ध्यान से पढ़ो, 2 3 बार इस वीडियो को रिवाइज कर लो, तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। मेरी जिम्मेदारी करो, मेरी जिम्मेदारी है। अगर